नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देखिए, न्यूज इंडिया का मकसद है कि आप हेल्दी रहें, फिट रहें, स्वस्थ रहें और खूब सारा व्यस्त भी रहें, लेकिन व्यस्तता के साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसीलिए हम ये शो लेकर के आते हैं जिसका नाम है हेल्दी इंडिया। और हेल्दी इंडिया में शनिवार रविवार हर एक उस विषय को हम टच करने की कोशिश करते हैं जो आपके रोजमर्रा के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक की, लेकिन हार्ट अटैक की जब हम बात कर रहे हैं तो वो नॉर्मल सिचुएशन का नहीं है, बल्कि देखिए क्या होता था पहले जब हार्ट अटैक का की सिचुएशंस क्रिएट होती थी तो वो 50s, 60s या 70s के आसपास होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी की लाइफस्टाइल जिस तरीके से प्रेशराइज्ड हो गई है, उसके बाद युवाओं में भी बहुत यंग एज में लोगों के अंदर अब हार्ट अटैक के सिम्टम्स नजर आने लगे हैं। हार्ट अटैक उनको आने लगा है, उनका हार्ट वीक हो गया है। इसी पर बातचीत करेंगे, क्योंकि आपका दिल मजबूत रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। तो आपके दिल की मजबूती की बात आज हम करने वाले हैं। आपका दिल स्वस्थ रहे और आप जिंदा दिली के साथ अपना जीवन जिए, इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। अगर आप किसी तरह की कोई तकलीफ महसूस कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में, आप फोन लगाइए, डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों से युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले ये माना जाता था कि हार्ट अटैक केवल बुजुर्गों को होता है, लेकिन अब ये युवा पीढ़ी को भी प्रभावित कर रहा है। कई युवाओं की हंसते खेलते या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते समय ही दिल का दौरा पड़ने से मौत तक हो जाती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि युवाओं में हार्ट अटैक का जोखिम क्यों बढ़ता जा रहा है। दिल का दौरा आखिरकार कब पड़ता है? एक्सपर्ट। तो चलिए डिस्कशन का शुरुआत करेंगे और डिस्कशन करने के लिए साथ में आपके सवालों का जवाब देने के लिए भी हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद होगा। डॉक्टर्स इसमें शामिल होंगे। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन डॉक्टर्स आपके लिए लेकर के आएं और वो आपको बेहतरीन सजेशंस भी दें। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी दें। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो फोन उठाइए, नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को डायल कीजिए और कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ में। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन करेगा कौन, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ मैं। डॉक्टर मनोज कुमार हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज, बहुत स्वागत है आपका। प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं कार्डियो मैक्स, पटपड़गंज दिल्ली में हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अनिल ढल कार्डियोलॉजिस्ट है हमारे साथ में, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर सिद्धार्थ समर्थ है हमारे साथ में, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर आनंद पांडे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है हमारे साथ में, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर मनोज, मैं शुरुआत आपके साथ में ही करना चाहूँगी। जिस तरीके से हमने शुरुआत में ही बात करी कि आज रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके की लाइफस्टाइल हो गई है, उसके बाद जो सिम्टम्स पहले 90s में, 70s में, 60s में देखने को मिलते थे, 80s में देखने को मिलते थे, वो प्रॉब्लम्स युवा वर्ग अब फेस कर रहा है, अपने 30s और 40s में ही फेस कर रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ट स्ट्रेस है। जी देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि जो हार्ट डिजीज़ का लैंडस्केप है वो चेंज हो चुका है। अब ये बुढ़ापे की बीमारी रही ही नहीं है। आप देखेंगे कि रोज़मर्रे में 20 साल, 25 साल, 30 साल लोगों को, और अभी जो देख रहे हैं पोस्ट कोविड, सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक के केसेज हो रहे हैं 30 से 45 साल के बीच के उम्र के लोगों को हो रहा है। तो ये चेंजेस तो देखिए थोड़ा समय के साथ आया। 2009 से 2016 के बीच में एक ऑफिशियल डेटा है कि जो हार्ट अटैक के केसेज हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, वो 3 टाइम्स बढ़ गई है। तो ये रफ्तार शुरू हुआ है देखिए थोड़े पहले से, लेकिन अभी जो खास करके पिछले विगत 10 वर्षों में हमने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। देखिए, जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, ये तो था ही हमारे देश में। हमारे देश में वर्ल्ड कैपिटल डायबिटीज़ का है इंडिया, और जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर वो थे,
जो नए रिस्क फैक्टर उभर के आए उसमें एक आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और स्ट्रेस 2 से 3 गुना हार्ट अटैक के केसेस बढ़ाता है। मतलब इसका रिस्क समझिए डायबिटीज़ के इक्विवेलेंट है। स्लीप डेप्राइवेशन, आप जंक फूड खाते हैं जिस वजह से जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है, खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, एक शिथिल जीवन शैली जो शुरू हुई, और ये जो हमारे युवाओं में देखिए एक डेटा है कि जो लोग 90 के बाद के बॉर्न हैं उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा जो युवा वर्ग है, जो यूथ है, वो रिस्क फैक्टर के लिए कैलस हो गया है, रिस्क फैक्टर को वो इग्नोर कर रहा है। और ख़ास करके जब ये कोविड हुआ, देखिए कोविड एक निमोनिया था लेकिन इसने ब्लड वेसल्स को बिल्कुल लाइनिंग को समझिए डैमेज करके छील दिया है, तो क्लॉट बनने की संभावना बढ़ गई। तो कोविड जो है वो कॉफिन में आखिरी नेल की तरह काम किया। तो ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स जो उठ के आए हैं, और ख़ास करके युवाओं में जो एक होड़ सी मची हुई है कि सब कुछ जल्दी मिल जाए, वो बहुत नुकसान कर रहा है। अल्कोहल और जो सिगरेट की स्मोकिंग है, वो स्मोकिंग जो है ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उभर के आया है। जितने भी यंग इन्फाक्ट हैं उसमें से 80% लोगों में स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलती है। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, मैं आपके पास आना चाहूँगी। किस तरीके से देखिए, अभी उन्होंने जिक्र किया कि 90s के बाद के जो बॉर्न है उनके अंदर ये रिस्क फैक्टर और ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंदर उनकी जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं सेटल हो गई है, शिथिल हो गई है। एक विषय देखिए, अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस हमने देखे जिसमें एक फीमेल है, वो डांस करते करते अचानक से गिर गई और हार्ट अटैक था और उसकी मौत हो गई, तुरंत उसकी मौत हो गई। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि हमने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा स्टेबल, सेटल, शिथिल कर दिया है कि अचानक से जब आपकी लाइफ में कुछ जंपिंग जैक जैसी पोजीशन आती है तो आप वो बेयर भी नहीं कर पा रहे? इस विषय में मैं पहली चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हार्ट अटैक एक बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यू है, जो दिल की धमनी बंद होने से, दिल की मांसपेशी को ब्लड सप्लाई कम होने से होती है। हार्ट अटैक सडन कार्डियक अरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट कारण है, बट इसके अलावा भी अनेक कारण हैं जिसके वजह से लोगों को आकस्मिक मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। और वो दिल की वजह से हो सकता है, पर उसमें हार्ट अटैक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि हम दोबारा कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट कारण सडन कार्डियक डेथ का हार्ट अटैक होना है। मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर मनोज ने उसकी पूरी व्याख्यान की है कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या और कैसे ये तब्दील भी हुआ है। वो एक हमारे समझने का एक ज़रिया है, हमारे समझने का तरीका है कि कैसे वो चेंज हुए हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि यंग लोगों को ये समझना है कि हार्ट अटैक के अलावा भी कई आकस्मिक मृत्यु के कारण हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें जो कि स्ट्रक्चरल या इलेक्ट्रिकल बीमारियां हो सकती हैं हृदय की, जिससे हमें पता लगता है और अनुमान लगाया जा सकता है कि सडन कार्डियक डेथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मामूमन अगर हम देखें कि जिनकी मांसपेशी ज़रूरत से ज़्यादा मोटी हो जाती है, जिसको हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, तो उनमें सडन कार्डियक डेथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये एक हेरिटेबल कंडीशन है, 1 in 250 to 500 लाइव बर्थ्स में ये कंडीशन होती है। कई इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे किसी का क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होना, किसी का कोई ब्रुगाडा सिंड्रोम, जो कि हम सिर्फ एक ईसीजी जानने पर समझते हैं, उनसे भी आकस्मिक इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप पहले तो ये विषय को समझिए कि हार्ट अटैक एक प्लम्बिंग इशू है। मतलब कि आप जैसे कि आपकी एक नल है, उसमें पानी बंद हो गया या कोई कचरा आ गया, और जो कार्डियक अरेस्ट है वो एक इलेक्ट्रिकल इशू है, जिसमें मतलब है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम से हमारी हार्ट अरेस्ट हुई। पर मैकेनिकल कॉज, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि देखिए, जब हम बॉडी में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की बात करते हैं तो वो नर्वस सिस्टम है सर, कहीं ना कहीं, जितना मैं समझ पा रही हूँ। अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हार्ट अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करता है। इसमें स्पेशलाइज्ड कंडक्शन टिश्यू होती है जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह स्पेशलाइज्ड वे में ले जाती है।
और इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर की तरह हार्ट काम करे। हार्ट इज नॉट जस्ट कोई आसान तरीका नहीं है, एक मात्र एक छोटा सा पंप नहीं है। हार्ट एक बहुत अनथक ऑर्गन है जो कि जब से हम पैदा नहीं हुए जब तक हम जीते हैं तब तक वो हर मिनट हर क्षण काम करता रहता है, और इसकी रिलैक्सेशन भी एनर्जी डिपेंडेंट है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन भी एनर्जी डिपेंडेंट है। और इसके लिए एक बड़ा भगवान ने एक तरह से या सृष्टि ने एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाया है ताकि ये हार्ट अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एक पंप की तरह ब्लड को स्क्वीज करके हमारे बाकी ऑर्गन्स, हार्ट को खुद और बाकी ऑर्गन्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और इसलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम होना और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बीमारियों का पहचान करना हम इसी से कर सकते हैं कि यदि हम स्कूल में बच्चों की ईसीजीज करें, फैमिली हिस्ट्री की पूरी तहकीकात करें। हर पारिवारिक कोई पारिवारिक हिस्ट्री होती है कि कोई सडन डेथ हो गई, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, पर हमें ऐसी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। बाकी मुल्कों में समथिंग कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑटोप्सी होती है, मतलब अगर हमें फिजिकली नहीं भी हो तो भी हम हिस्ट्री को पूरी तरह डिफाइन करते हैं कि कौन इस परिवार में ज़्यादा रिस्क पर है कार्डियक अरेस्ट के। बिल्कुल डॉक्टर मनोज ने सही कहा, सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो कि एक तरह से एलिफेंट इन द रूम है वो है हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक के लक्षण हम जानते हैं और हार्ट अटैक की प्रिवेंशन के रिस्क फैक्टर भी हम अवगत हैं, जो कि डॉक्टर मनोज ने ऑलरेडी बताया। पर मैं आपको यही डिस्टिंग्विश करना चाहता था कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर है। जिस प्रकार से ये युवती जो कि डांस करते हुए आकस्मिक मृत्यु का शिकार हो गई, हार्ट अटैक भी हो सकता है, पर यह भी हो सकता है कि उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ हो जो कि एक इलेक्ट्रिकल कारण से हुआ है। कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि क्रिस्टियन एरिक्सन यूरोपियन फुटबॉल में उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वहीं पर रिवाइव हुआ, बाद में उसने एक आईसीडी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी खेला। बट ये सब आपको तब समझ में आना चाहिए आपके दर्शकों को कि ये एक बीमारी इतनी आसान नहीं है कि सिर्फ कोविड के बाद ये बढ़ गई है। ये हमें सोचना है, इसके रिस्क फैक्टर समझने हैं, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर, और अगर परिवार में किसी को आकस्मिक मृत्यु की हिस्ट्री है या ऐसा कोई भनक है तो उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर सिद्धार्थ समर्थ, मैं आपके पास आऊंगी सर, और मेरा आपसे सवाल रहेगा, मैं वापस से उस 90s की जनरेशन पे आ रही हूँ। देखिए, जब हम पुराने लोगों की बात करते हैं जो हमारे बुजुर्गवार हुआ करते थे, उन्होंने बच्चे के बर्थ से लेकर के कह सकते हैं कि धीरे धीरे डेथ तक एक तरीके का साइकिल था, एक तरीके की व्यवस्था थी जो जनरेटेड थी और उसको हम फॉलो भी कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके जनरेशन अब मॉडर्न होती जा रही है, वो कल्चर्स, वो रिचुअल्स वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो रिचुअल्स में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नरिशमेंट लपेट करके हमें दी जा रही थी, रैप करके हमें दी जा रही थी, वो हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं या हमें पता ही नहीं है। क्या धीरे धीरे उस चीज़ का ख़त्म होना भी कह सकते हैं कि इस बीमारी की तरफ ले जाना या किसी भी बीमारी की तरफ ले जाने के लिए पर्याप्त है? मैं बताना चाहूँगा, आज के समय में क्या है, पहले हम लोग को बचपन से सिखाया गया था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, 8 घंटे आपको सोना ही सोना है। ये हम लोगों को बचपन से पेरेंट्स सिखाते आ रहे थे। बट आज के समय में देखिएगा, आज क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लोग करते हैं, उसमें दिन में वो दिन में जो है बिल्कुल सो रहे हैं, रात में पूरी रात जाग रहे हैं वो, तो उनका स्लीप साइकिल जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। कह सकते हो बायोलॉजिकल क्लॉक है टोटली डिस्टर्ब हो चुका है। 2-3 साल पहले ही बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जब हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, हमारे सोने का साइकिल, हमारे जागने का साइकिल डिस्टर्ब होता है, हमारे खाने का टाइमिंग फिक्स नहीं है, जितना सोना है वो सो नहीं पाते हैं, तो हमारे बॉडी में एक इन्फ्लामेशन हो जाती है। वो इन्फ्लामेशन जो है सारे ऑर्गन को धीरे धीरे डैमेज करती है। इन्फ्लामेशन के कारण जो हमारी खून की धमनियाँ होती है, उनकी जो अंदर की लेयर होती है, उसमें हमेशा एक खून के थक्के बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आजकल नई बीमारी आजकल देखते हो गए कि लोग स्नोरिंग हो रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि बहुत कॉमन है। ये बिकॉज ऑफ डैट कि वो सोने का साइकिल सही नहीं है, मोटापा ज़्यादा है, वो प्रेजेंट मोमेंट में जी भी नहीं रहे हैं, हमेशा स्ट्रेस में हैं। अगर वो अभी सुबह ड्राइव कर रहे हैं तो ऑफिस का सोच रहे हैं, ऑफिस में है तो घर का सोच रहे हैं, घर में है तो अगले दिन का कोई टारगेट्स आ चुका है उनको, उनके बारे में सोच रहे हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट में जी भी नहीं रहे हैं। तो ये सब मिलाकर एक मिल्यू तैयार कर रहा है हमारे बॉडी में, जो कि इन्फ्लेमेटरी स्टेट बोलते हैं। और इन्फ्लामेशन ऐसा है जो कहीं पे भी क्लॉट बनाने के लिए कारण बनता है, और जैसे ही वो क्लॉट बनता है तो इस तरह के ब्लड
क्लॉटिंग होने से हार्ट अटैक्स वगैरह आते हैं। ठीक है डॉक्टर मनोज, मैं वापस से सर आपके पास आऊँगी। देखिए क्लॉट्स, हम ब्लड क्लॉट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जो पूरी की पूरी सिचुएशन है वो वापस से हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर भी आ जाती है। डॉक्टर अनिल ने भी बताया कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये 2 तरह की सिचुएशंस हैं जिनको आज युवा फेस कर रहा है, या हर वर्ग का इंसान लगभग फेस कर रहा है। अब मैं ब्लड क्लॉट पर आती हूँ। ब्लड क्लॉट को सिंप्लीफाई करके एक बार बताइएगा तमाम दर्शकों को कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और दूसरा कि इसको ब्लड को कैसे पतला रखा जा सकता है। ये मेरे ख्याल से शायद खाने पीने से ठीक हो सकता है, जिसको युवा फॉलो ही नहीं करते। देखिए डॉक्टर ढल ने जैसे बताया कि जो सडन कार्डियक डेथ है वो अगर लक्षण शुरू होते हैं 1 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है तो उसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। और इसकी मुख्य वजह हार्ट अटैक है, इसमें कोई शक नहीं, बट और भी तमाम बीमारियां जिन्होंने बताया वो कारण बनते हैं। तो सबसे पहले दर्शकों को ये समझना चाहिए कि हार्ट अटैक या अनस्टेबल एंजाइना, जब आपको बैठे बैठे चेस्ट में पेन होता है, ये एक एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है। इसका मतलब है कि आपकी धमनियां जो है, जो दिल के मांसपेशियों को सप्लाई करती है, उसकी दीवारों पे पहले तो चर्बी जमता है। चर्बी जमने से हार्ट अटैक नहीं होता है। चर्बी जब फटता है और ब्लड के साथ मिक्स होकर क्लॉट बनाता है तो आगे की तरफ एंटीग्रेड जो फ्लो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मसल्स को जो है ब्लड सप्लाई बंद हो गई तो मसल धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। 6 घंटे तक अगर उस नस को खोला नहीं गया, चाहे वो बैलूनिंग से खोला जाए, चाहे वो दवा दे के खोला जाए, तभी वो मांसपेशियों को बचाया जा सकता है। तो ये जो क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है, सबसे चीज़ें समझने लायक ये बात है दर्शकों को कि चर्बी जमना एक पार्ट है और उसका कॉम्प्लिकेट होके उस चर्बी से जो प्लाक बनता है वो जो फटता है और उससे क्लॉट बनता है, तब हार्ट अटैक आता है। तो क्लॉटिंग वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से अनस्टेबिलिटी आती है। अब क्लॉटिंग को आप कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपका हाइड्रेशन ठीक है, अगर आप बिल्कुल पानी वगैरह खूब अच्छे से पीते हैं तो आपकी ब्लड की विस्कोसिटी, चिपचिपापन जो है वो कम होता है। इसी तरीके से जो नॉन स्मोकर्स हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको चांसेज है कि आपका ब्लड ज़्यादा चिपचिपा होगा, उसकी जो रक्त कण हैं, जो आरबीसीज हैं, उसमें चिपकने का ज़्यादा चांस रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर कंसंट्रेशन आपके ब्लड में बढ़ता है तो चिपचिपापन बढ़ता है। तो ये सब और कुछ ऐसे बीमारी हैं जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होता है वो अगर लेवल बढ़ा हुआ है, फिब्रिनोजेन लेवल, तो कई बार आपने देखा होगा कि सर्दियों में हार्ट अटैक बढ़ जाता है। तो सर्दियों में भी ये होता है कि आपके बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो ब्लड को थक्का जमाते हैं, उनका कंसंट्रेशन खास करके फिब्रिनोजेन वो बढ़ा रहता है। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक तो देखिए आपको अपना हाइड्रेशन रखना होगा ठीक। आपको जैसे बहुत मिथ है कि आप जाड़े में जो है आप अल्कोहल ले लो तो आपको गर्मी आ जाएगी, बट वो आपको और डिहाइड्रेट करता है। इसी तरह से स्मोकिंग जो है आपके ब्लड को चिपचिपा बनाता है, और ख़ास करके पोस्ट कोविड देखा गया है कि आपकी कोगुलेशन या ब्लड जमने की जो क्षमता है वो बढ़ गई है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। जहाँ तक खान पान की बात है, देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ खाएंगे तो ब्लड आपका पतला हो जाएगा या गाढ़ा हो जाएगा, बट हाइड्रेशन, पानी की मात्रा ठीक रखें, और बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें जो हैं, सैचुरेटेड फैट्स जिसमें ज़्यादा होता है, हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहते हैं कि मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा कुकिंग मीडियम है। हालांकि एफडीए ने इसको 2016 में बैन किया था कि इसमें यूरेसिक एसिड होती है और इससे हार्ट पे खराब असर होता है, लेकिन लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसने कहा है कि आपकी कुकिंग मीडिया के लिए सरसों तेल अच्छा है, तेल अच्छा इस्तेमाल करें, फिजिकली एक्टिव रहें। जो WHO का जो रिकमेंडेशन है कि 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको पर वीक करनी है, उसको फॉलो करें। 10,000 स्टेप्स पर डे, खाने का ध्यान रखें। जंक फूड, इवन इंडियन स्नैक्स जो बाज़ारों में आप छोले भटूरे समोसे खाते हैं, दे आर इक्वली डेंजरस। जैसा आप केवल हम लोग बर्गर और पिज़्ज़ा का नाम लेते हैं, बट ये भी उतना ही डेंजरस है। घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं और फिजिकली एक्टिव रहें, स्ट्रेस से बचें, यही बचने का उपाय है। तो बिल्कुल इस डिस्कशन को लगातार हम जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका दिल मजबूत, स्वस्थ रह सकता है, ताकि आपकी ज़िंदगी स्वस्थ रहे। और आपके अगर कोई सवाल हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन तैयार रखिए, अपना सवाल तैयार रखिए, डायल कीजिए नंबर और जानिए अपनी समस्या का समाधान। लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात आपके दिल की कर रहे हैं, जी हाँ, दिल लगाकर कर रहे हैं और दिल की कर रहे हैं, ताकि आपका दिल मजबूत रहे और इंडिया भी फिट रहे। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। एक बार फिर से डॉक्टर्स के साथ आपका तारुफ करवा देती हूँ। और अगर कोई सवाल है आपका, बार बार मैं कह रही हूँ, अगर कोई सवाल है आपका तो प्लीज़ अपना फ़ोन उठाइए और सवाल का जवाब हमसे लीजिए। डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक मैं आपकी आवाज़ हूँ, आपके संशय, आपके सवाल मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इसमें आपका जवाब छिपा हुआ है तो कोशिश कीजिएगा कि आपको जवाब मिल जाए। डॉक्टर मनोज कुमार हैं हमारे साथ में, प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं कार्डियो मैक्स पटपटगंज न्यू दिल्ली से। बहुत स्वागत है सर एक बार दोबारा से आपका। डॉक्टर अनिल ढल कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत ही शानदार बात उन्होंने बोली थी। बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। डॉक्टर सिद्धार्थ समर्थ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप भी, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर अनिल, मैं आपके पास आऊँगी सर। देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर मनोज इस बात का जिक्र कर रहे थे कि खान पान, जब हम बात करते हैं जंक फूड की तो उसमें हम पिज़्ज़ा बर्गर की तो बात कर देते हैं, लेकिन कई बार हम इंडियन जंक फूड को अवॉइड कर देते हैं। तो आपका क्या सजेशन है इस बारे में? क्योंकि हम इंडियंस खाने के बहुत शौकीन होते हैं, फूडी होते हैं और भर के मिर्च मसाला डालकर खाते हैं खाना। तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो दर्शकों के लिए भी है, सबके लिए है। उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार, समय अनुसार उचित उपचार, तो शायद नहीं पड़ेंगे हम बीमार। पर आपने बहुत सही कहा, जो इंडियन जंक फूड है इसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा बड़ी होती है और ये हमारे लिए बहुत घातक होता है। बिकॉज जिस प्लाक की डॉक्टर मनोज ने वर्णन किया, जिस प्लाक का उन्होंने जिक्र किया, वो प्लाक को अगर बढ़ावा देती है, जो हमारी चर्बी जमा होती है वेसल्स में, वो ट्रांस फैट्स उसके लिए बहुत घातक होते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि सुबह बना हुआ समोसा, सुबह का तला हुआ समोसा उतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना शाम का होता है। बिकॉज उसी तेल में दोबारा तले हुए भोजन से ज़्यादा ट्रांस फैट जनरेट होते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कोई 60-70 साल पहले, जबकि हमारी एक तरह से जो कुकिंग मीडियम का ट्रांजिशन हुआ था शुद्ध देसी घी से हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में, तो वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में भी ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये इनकी कंसिस्टेंसी घी की तरह होती है, स्वाद भी कुछ शायद घी की तरह होता है, पर ये हमें बहुत डैमेज करते हैं। तो ये सब जो है, इसका सेवन, इसका उत्पादन होता है हमारे जितने भी इंडियन जंक फूड या इंडियन फास्ट तो फूड है। फिर सर अब इसी में मैं एक अपना क्वेश्चन ऐड ऑन कर रही हूँ। तो फिर जो लोग हमें सुन रहे हैं, दर्शक हमें सुन रहे हैं, वो कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए घर के अंदर भी हमने अगर पापड़ वगैरह फ्राई किया या पूड़ियाँ निकाली, तो पूड़ियों के बाद आप ऑयल जो बच जाता है उसको रख देते हैं, सोचते हैं कि कम से कम इसको सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम तक तो यूज़ कर ही लेंगे। क्या ये भी गलत है क्या? और अगर गलत है तो किस तरीके से गलत है? और ऑयल हम एग्जैक्टली कौन सा यूज़ करें? अभी मस्टर्ड ऑयल का सजेशन दिया था डॉक्टर मनोज ने, आपका सजेशन इस दिशा में क्या है? ऐसा है कि देखिए, इंडियन कुकिंग जो है एक हाई टेम्परेचर कुकिंग, इसका मायने जो है कि हाई टेम्परेचर कुकिंग पे स्मोकिंग होना बड़ी जल्दी आ जाता है। तो कई ऐसे कुकिंग मीडियम हैं जिसमें जल्दी स्मोक आ जाता है। जैसे कि डॉक्टर मनोज ने जिक्र किया कि हमारे यहाँ पर जो डीप फ्राइंग होती थी वो मस्टर्ड ऑयल में होती थी, और इसका कारण था कि उसमें उतनी स्मोकिंग नहीं थी जबकि वो डीप फ्राइंग होती थी। तो अगर हमें अपने मरीजों को और अपने दर्शकों को बताना है तो एक तो डीप फ्राइंग की एक जो पद्धति है, एक जो सिलसिला है, वो कम करना चाहिए। सॉटे या हल्का फ्राई करें या तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़, कई जैसे कि मेडिटेरेनियन डाइट का आजकल बहुत बोलबाला है, तो लोग ऑलिव ऑयल को समझते हैं महंगा है, बट ऑलिव ऑयल जब हम इंडियन कुकिंग करते हैं तो वो फट सा जाता है, उसमें बदबू सी भी आ जाती है, अनलेस इट इज़ एक्स्ट्रा वर्जिन, और वो महंगा बहुत होता है। तो हमें ऐसा है कि एक मैंने कहावत कहीं पढ़ी कि जो भी नेचर में फैट्स आते हैं वो ठीक होते हैं, जो फैक्ट्री में बनते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम इसको ज़रा मद्देनज़र रखें तो जितने भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजनेट किया, वो तो कभी नहीं इस्तेमाल करना।
शुद्ध घी की मात्रा अगर हम कम रखें और डीप फ्राइंग ना करें तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। एक हल्का सा अगर आपने स्टीम किया, ऊपर से हल्का सा उसका छोंक लगा दिया तो कोई इश्यू नहीं है। पर अगर आप उसको डीप फ्राई करेंगे और करेले तलेंगे और कटहल तलेंगे जिसमें डीप फ्राइंग होगी, तो जो भी आप तेल यूज करें उसको दोबारा मत यूज करें, ठीक है। बिकॉज जब आप दोबारा यूज करेंगे तो बिल्कुल। उसमें ट्रांस फैट्स की डॉक्टर, मात्रा मुझे और- आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं, राधा रमन जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर सिद्धार्थ समर्थ उसका जवाब देंगे। जी जी जी। सवाल पूछिए हेलो। सर, अपना सवाल पूछिए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सर। डॉक्टर साहब हमने हार्ट में दो हमारे छल्ले पड़े हुए हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, दो छल्ले पड़े हुए हैं, तो क्या मतलब अभी दिक्कत हो सकती है हमें क्या? दोबारा से अपना सवाल पूछिए सर। कभी हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है। सर, क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं उसमें क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। एक बार दोबारा से आप जी बोलिए। पूछ रहा हूँ सर कि मैंने जो है बाईपास जैसे हार्ट में स्टेंट पड़े हुए हैं दो पर। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है सर, बोलिए। हार्ट में स्टेंट दो पड़े हुए हैं सर, हार्ट में 2 स्टंट पड़े हुए हैं। हाँ, तो क्या मतलब फिर कहीं कोई दिक्कत हो सकती? कभी कभी हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है सर, इसलिए डर लगता है। कोई बात नहीं, इसलिए पूछना चाह रहा था। मैं बताना चाहूँगा आपको, हार्ट में 2 स्टेंट पड़े हुए हैं, तो ये देखना होगा कि कितने समय हो गए हैं स्टेंट पड़े हुए हैं, और आपका ब्लड प्रेशर। आप बताइए सर कितने 7 समय। साल हो गए। ओके, सो अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर अगर है तो उसे कंट्रोल करना होगा, और आपको ये देखना होगा कि जो आपकी मेडिसिन चल रही है वो ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल सब कंट्रोल्ड है, आप धूम्रपान का सेवन नहीं कर रहे हैं, आपको मोटापा नहीं है, और आपकी दवाइयाँ भी सारी ऑप्टिमाइज्ड हो रखी है, जितनी नीड होती है हार्ट के मरीजों को वो चल रही है, उसके बावजूद अगर दर्द हो रहा है तो देखना होगा आगे स्ट्रेस इको करके, या फिर दोबारा एक एंजियोग्राफी करके चेक करना होगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। अगर आप दौड़ सकते डॉक्टर हैं तो मनोज, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्योंकि वो देखिए- कह रहे हैं कि उनको पेन भी रह रहा है कभी कभी। नहीं, कभी कभी पेन हो रहा तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है आपके लिए कि यह उस हार्ट का पेन है या कोई नॉन कार्डियक पेन है। तो आपके 5 साल हो गए हैं, 2 स्टेंट्स पड़े हैं। देखिए, ब्लड थिनर्स जो आपको दिए गए हैं, एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल या टाइकाग्लोल, जो ब्लड थिनर्स दिए गए हैं वो आप रेगुलर खा रहे हैं। आजकल ड्रग एलूटिंग स्टेंट लगता है, अगर वो उस क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का स्टेंट लगा है तो दोबारा ब्लॉकेज आने की संभावना सिर्फ 2% 3% रहती है। अगर ये कंसिस्टेंटली आपको चलने के बाद सीढ़ी चढ़ने में या तेज चलने में सीना भारी होता है, गले में कोई खिंचाव होता है, तो आप अपना एक एंजियोग्राफी करा सकते हैं। आजकल CT स्कैन से भी एंजियोग्राफी होती है, उससे आपके स्टेंट की पेटेंसी पता चल जाएगी कि स्टेंट खुला हुआ है और कोई नई ब्लॉकेज तो नहीं बनी है। बिल्कुल, हम ये अभी तो मैंने कराया था तो लेकिन कुछ निकला नहीं सर। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके हार्ट से रिलेटेड पेन नहीं है, कुछ मस्कुलर पेन भी हो सकता है। राधा रमन जी, ये खुश होने की बात है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला है और आप स्वस्थ हैं, खुश रहिए। और थोड़ा बहुत पेन तो जीवन में बना रहता है, और हो सके तो टेस्ट कराने की कोशिश ये भी कीजिएगा कि कहीं कुछ और दिक्कत तो आपको आपकी बॉडी में जनरेट नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर मनोज, देखिए हम जिक्र इसी बात का लगातार कर रहे हैं। अब स्टंट्स पे भी आ जाते हैं, चूँकि कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए थे। स्टंट्स की सिचुएशन कब एग्जैक्टली क्रिएट होती है, और दूसरा कि उसका ख्याल कैसे रखें। जैसे मान लीजिए कई बार कहा जाता है कि हार्ट अटैक 1 2 3 बार आता है और तीसरी बात बहुत बहुत मेजर आता है, हमने अक्सर ऐसा सुना है। तो क्या ये सही बताया गया है हमें या नहीं बताया गया है, और दूसरी बात अगर बताया गया है तो हमें कैसे प्रिक्योर करना है अपने आप को? देखिए, ये तो एक मुझे लगता है गलत फहमी लोगों में है कि पहला अटैक होगा, मिथ होगा। मिथ है कि तीसरे अटैक में जान चली जाती है। पहला अटैक ही अगर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट नस जड़ से बंद हो जाती है तो कई बार मरीज अस्पताल तक पहुंच भी नहीं पाता है। मोस्ट ऑफ द जो डेथ होते हैं वो हार्ट रेट की इरेगुलर होने की वजह से होते हैं, जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, जो डॉक्टर ढल साहब भी बता रहे थे कि इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी। तो फर्स्ट आवर की जो डेथ होती है आफ्टर हार्ट अटैक, वो सबसे ज़्यादा इस वजह से होती है।
अब आप ये कहना है कि फर्स्ट अटैक में जान जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, कभी भी जा सकती है। कोई 3 अटैक का आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। अगर मैसिव हार्ट अटैक है तो पहला हार्ट अटैक ही जानलेवा हो सकता है। देखिए, आज के डेट में जो बेस्ट ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक का वो है कि आप अंडर विजन आप कैथ लैब ले जाते हैं, एक मशीन के अंदर आप जब डाई से उसको परीक्षण करते हैं नसों का, तो आप देखते हैं कि कोई खास नस जो है 100% बंद है। उसमें तार पास करके बैलून से उसको फुला के स्टैंड डाल के उसको आप वो फ्लो जो है उसको आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, दोबारा उस नस को चालू कर सकते हो। रही बात स्टैंड की क्वालिटी की, देखिए आज के डेट में ड्रग एलूटिंग स्टैंड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो बेहतर स्टैंड्स हैं उसमें दोबारा ब्लॉकेज आने की संभावना बहुत कम होती है, 2-3% होती है, बशर्ते कि आप जो खून पतला करने की जो दवा है और कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन है वो आप रेगुलर ले रहे हैं। अब इसमें भी बहुत सारे विचार आते हैं कि कितने दिन तक वो खून पतला करने की दवा लेनी है। कोई बोलते हैं 1 साल तक 2 तरह की दवा चलनी चाहिए, फिर आप एक पे रह सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि 3 साल तक ये दोनों खून पतला करने की दवा देनी पड़ती है। अगर कोई टॉलरेंस या कोई दिक्कत नहीं है उन दवाइयों से आपको, तो आप 3 साल तक वो खून पतला करने की दवाई लेते हैं। अब रही बात कि स्टैंड्स में अगर ऑक्लूजन आ जाता है, कई बार लगता है कि जैसे एक नस में ब्लॉकेज है तो स्टैंड लगेगा, 2-3 में है तो बाईपास हो गया, ऐसी बात नहीं है। बाईपास और स्टैंड्स के दोनों के रिजल्ट सिमिलर हो सकते हैं, सिर्फ कुछ सिचुएशन है जिसमें बाईपास बेहतर होता है स्टैंटिंग से। जैसे अगर लेफ्ट की मेन नस में कोई ब्लॉकेज हो या हार्ट डायबिटिक्स हैं आप और साथ में मल्टीपल आपको ब्लॉकेजेज है तो आप बाईपास कराते हैं। स्टैंट एक बहुत अच्छा विकल्प है, अच्छे क्वालिटी के स्टैंड्स मार्केट में उपलब्ध हैं, बशर्ते कि आप अपनी सावधानी बरतें कि स्टैंट लगने के बाद आप खून पतला करने, जिसको एंटी प्लेटलेट्स बोलते हैं, जिसमें एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है, टिकाग्रिलॉल है और प्रासुग्रेल है, बहुत सारी दवाइयों की लिस्ट है, ये आपको रेगुलर लेना है। क्योंकि अगर आप बंद करते हैं तो दोबारा स्टैंड, चूँकि एक फॉरेन बॉडी है, मेटालिक है, तो वहाँ पे क्लॉट बनने का डर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड थ्रोम्बोसिस। तो स्टैंड बहुत अच्छा विकल्प है, तमाम बीमारियों के लिए एक ये कि निदान है, बट बशर्ते कि आप अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, मैं आपके पास आऊँगी सर। देखिए, स्ट्रेस को आई थिंक हम इग्नोर कर रहे हैं, और आज की जो लाइफ है, यंगस्टर्स की लाइफ में पढ़ाई से लेकर के गर्लफ्रेंड तक और शादी से लेकर के बुढ़ापे तक हर चीज़ की टेंशन है। भले वो चीज़ लाइफ में हो या ना हो, टेंशन उन्हें है पूरी। तो स्ट्रेस कितना बड़ा फैक्टर है, आपका मंत्रा तमाम यंगस्टर्स के लिए क्या है जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए, स्ट्रेस इज नाउ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हम इसको जितना भी मिटिगेट करें, जितना भी इसको कम करने का प्रयास करें, हमारी स्पेशली इंडिया में अर्बन एग्जिस्टेंस बहुत एक तरह से तनावपूर्वक हो गई है। सारी सड़क ब्लॉक्ड हैं, बहुत समय लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। हमारी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। एक टाइम था कि हम लोग ज़्यादा रिलैक्स थे क्योंकि हमारी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस कम थी। आज हमारी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से, हमारी परिवार की एक्सपेक्टेशंस हमसे और समाज की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत बढ़ गई। तो इसलिए और जैसे कि पहला भी जिक्र हुआ है, कुछ लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं, कुछ लोग चाहे वर्क फ्रॉम होम एक अच्छी सॉल्यूशन रही थी पर उसकी अपनी चैलेंजेस हैं, बट उसके काम के अलावा हम सब एक तरह से कुछ नाखुश हैं। और इसके लिए हम सबको मालूम है कि स्ट्रेस अवॉइड करना है। हम सबको मालूम है कि जितना हम स्ट्रेस करेंगे, अगर कहीं रेड लाइट पे गाड़ी रुकी हुई है, अगर अंदर से धक्का देंगे तो ज़्यादा जल्दी तो निकलेगी नहीं, वो आगे तो चलेगी नहीं, पर फिर भी हम वो धक्का देने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हमें स्कूल से हमें इनकलकेट करनी पड़ेंगी, लोगों को हॉबीज़ क्रिएट करने पड़ेंगे, उनको एक डाइवर्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि और क्या करना है। कुछ लोग पहले हमारे सत्संग बहुत कॉमन होता था, लोग मेडिटेट करते थे, अब ये भी एक तरह से आर्टिफिशियल हो गया है। ये कृत्रिम रूप से लोग जाते हैं, वो समझते हैं कि किसी कहीं पर जाके कुछ कर रहे हैं। अपने अंदर से जो भावनाएं हैं उनको एक तरह से मन को शांति के लिए हम प्रयास नहीं करते। और क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हमारी इतनी कम हो गई है, वो भी पहले
आप देखते थे कि पार्क्स में बच्चे गेम्स खेल रहे होते थे। ये एक डी स्ट्रेसिंग का तरीका है, ग्रुप एक्टिविटी डी स्ट्रेसिंग का तरीका है, पर आज की तारीख में ये हमारे पास उपलब्धि नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अगले इम्तहान में 100/100 नंबर की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने ट्यूशन का काम ख़त्म कर रहे हैं, ये काम ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया से एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है कि जो वक्त था बचा था वो सोशल मीडिया ने कैप्चर किया है। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको कुछ नॉलेज देने के लिए, पर अगर आप उसके एडिक्ट हो जाओ तो बहुत एक तकलीफ है। तो कई बार हमें जब मरीजों से हम बात करते हैं तो हम कहते हैं पहली चीज़ आप करिए डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करिए, आप अपना फ़ोन बंद कर दीजिए। हम अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर मनोज, हम डॉक्टर्स हैं और वो भी हार्ट के डॉक्टर्स हैं, हम अपना फ़ोन नहीं बंद कर सकते क्योंकि कभी भी किसी की को हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। बट आमतौर पे लोग अगर शाम को घर पहुंचे अपना फ़ोन अलग करें। सर आपको अगेन ज़्यादा इंटरप्ट करना टेलीविज़न, पड़ रहा है। सोशल हमारे मीडिया- साथ में नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, महेश जी हैं फर्रुखाबाद से। महेश जी अपना सवाल पूछिए, बहुत स्वागत है आपका। आपके सवाल का जवाब डॉक्टर अनिल ही देंगे। मैम, मैं कारगिल में पोस्टिंग था, 14,000 फीट पे था। उसमें मेरी हार्ट बीट कम हो गई थी, लगभग 45 हो गई थी। मैंने जब अपने फर्रुखाबाद में नपाई आके तो 45 हो गई थी। उसके बाद वो बढ़ी नहीं रही है, 59 इसके ऊपर जा ही नहीं रही। मैं एक्सरसाइज दबा के करता हूँ, एक्सरसाइज मैं रिटायर भी हो गया हूँ, आर्मी में था, रिटायर भी हो गया हूँ, एक्सरसाइज सब कुछ कर रहा हूँ। मेरी एज 42 साल है। 42? हाँ, 42 एज है डॉक्टर बहुत अनिल। अच्छा हुआ कि मैं एक वेटरन से बात कर रहा हूं। मैंने खुद 25 साल सेना में नौकरी की है। आपसे जुड़ के बहुत खुशी की बात है। देखिए, हार्ट रेट कम होना एक फिजिकल कंडीशनिंग की भी निशानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी होनी चाहिए। जब बियॉन बोर्ग ने 6 बार विंबलडन जीता था या 5 बार विंबलडन जीता था तो उसकी हृदय की गति मात्र 40 होती थी। तो एक तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी है, पर अगर आपको कोई इसके लक्षण हो रहे हैं, जैसे चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है। कई बार ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम सिंकपी कहते हैं, बेहोशी होना, वो हो सकता है। पर अगर वो नहीं है और आप अपना पूरा काम करने में सक्षम हैं, काबिल हैं, तो ये सिर्फ आपकी एक फ़िज़िकल कंडीशनिंग की निशानी हो सकती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर एक बहुत आसान तरीका है, एक ईसीजी करा के आप किसी नेबरहुड कार्डियोलॉजिस्ट से भी बात कर लेंगे तो वो भी आपको गाइड कर सकेगा कि इसमें कोई इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हार्ट की है कि नहीं है। पर हो सकता है, क्योंकि आपने कहा कि आप कारगिल में रहे हैं। कारगिल एक बहुत ही सुंदर जगह है। जी हाँ, और विजय में हमने वहाँ विजय पाई। बट मैंने भी उन सब ऐसे ऊंचाइयों पर लॉन्ग रेंज पेट्रोल किए हुए हैं और मुझे पता है कि उस टाइम हमारी फिटनेस काफ़ी अच्छी थी और उसको अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो उसके कारण भी आपके हार्ट रेट कोई 40-50 का अगर है तो कोई ऐसी बात नहीं है। पर किसी का भी हार्ट रेट अगर 50 से कम है तो एक बार एटलीस्ट एक ईसीजी करा के देखना, और अगर कोई लक्षण है तो जरूर किसी डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य है। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं महेश जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। सैल्यूट है आपको और बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आपके कॉल से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। शकील हमारे साथ में जुड़ गए हैं, नेक्स्ट कॉलर संभल से। शकील जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी हाँ, ये मेरा बेटा है, 35 ईयर्स सर एज है उसकी। अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा, मेरी आवाज मुझे दोबारा सुनाई दे रही है सर। हाँ, हमारा बेटा है, उसकी उम्र है लगभग 35 ईयर्स। जी तो उसके लेफ्ट हैंड में हाथ और कोहनी के बीच में कुछ डॉक्टर पेन हो मनोज। रहा, तो जी। ये कुछ हार्ट से संबंधित तो नहीं है, ये पता करना था। जी नहीं, आपका बात सही है कि 35 साल की उम्र है और उनको लेफ्ट
कहाँ पे उनको हो रहा है? लेफ्ट एल्बो में हो रहा है पेन। लेफ्ट एल्बो। जी। हाँ, तो देखिए हार्ट हार्ट का पेन ये एंगल ऑफ माउथ से लेके नाभि तक कहीं भी हो सकता है, लेकिन हर बाएं हाथ में होने वाला पेन हार्ट का पेन है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उनको चलने से कोई पेन में बढ़ता है, एक्जर्सन से कोई रिलेशन है, तो हार्ट का हो सकता है। अगर घर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, अगर घर के और मेंबर्स जो हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, अगर मैटरनल साइड से कोई हिस्ट्री है कि अर्ली एज में कोई हार्ट की परेशानी रही है, तो एक ईसीजी करवा लें। और एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, सिंपल सा स्ट्रेस टेस्ट होता है, उसमें आप थोड़ा तेज़ भागते हैं और उसके दौरान ईसीजी ली जाती है। अगर वो ठीक है तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है चिंता करने की विषय है। हाँ, वो काम करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पे दर्द रहता है। अगर काम करने से प्रॉब्लम होता है एक्टिविटीज़ में, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हार्ट का पेन नहीं है हाथ में जो हो रहा है। उसको आप एक डॉक्टर से दिखाएं, वो आपकी एक ईसीजी कर लेगा। अगर कुछ हड्डियों की प्रॉब्लम हो, जॉइंट की प्रॉब्लम हो, तब भी वो पता कर लेगा। बिल्कुल शकील जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट से तो आप कंसल्ट करें ही, ईसीजी तो कराएं ही, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी आप कंसल्ट एक बार कर लें और हाथ का भी चेकअप एक बार आप करा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप हार्ट का सोचते रह जाएं और हाथ की परेशानी निकल जाए। अजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जहानाबाद से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर सिद्धार्थ आपके सवाल का जवाब देंगे। जी मैम, डॉक्टर साहब से पूछना है कि जेनेटिक कितना होता है? हमारे पिताजी का अगर हार्ट से मृत्यु हुआ है जेनेटिक तो हमको डिजीज कितनी हो सकती है? हमको कितना सजग रहना है हार्ट अटैक से, और उसके लिए हमको क्या करना होगा? अगर आपके पिताजी की उम्र 55 से 60 साल से ऊपर थी जी और जी उसके जी, बाद 57 में उनका डेथ हुआ था। तो 87 ईयर के एज में जो हार्ट की डिजीज आई थी, उससे बहुत ज़्यादा रिलेशन हार्ट के मरीजों का नहीं है। अगर किसी मरीज घर में किसी के पेरेंट्स को 55 साल या उसके पहले हार्ट की कोई बीमारी या हार्ट अटैक से डेथ होती है, तो रिस्क ज़्यादा होते हैं कि फैमिली मेम्बर्स में फर्स्ट रिलेटिव, बेटे बेटी या भाई या बहन को हार्ट की बीमारी हो सकती है। चूँकि आपके बता रहे हैं कि आपके पिताजी का उम्र 87 में हार्ट डिजीज हुई थी, तो आपको डरने की बात नहीं है कि हार्ट की दिक्कत आपको होगी। आपको अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना है, धूम्रपान से, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको से बचना है और अच्छा लाइफ स्टाइल रखना है, स्ट्रेस से बचना है, तो आप बचे रहेंगे। बिल्कुल अजय जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जीएल रैना हमारे साथ में जुड़ गए हैं, नेक्स्ट कॉलर जम्मू से जुड़े हुए हैं। जीएल जी, बहुत स्वागत है आपका, आपका सवाल पूछिए, डॉक्टर अनिल आपके सवाल का जवाब देंगे। हेलो जी रैना साहब, पूछिए, अपना सवाल पूछिए सर। मेरे हाथ से 72 होनी चाहिए। मेरा हाथ रेट 72 होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ पल्सेस मिस हो जाते हैं। आपकी एज क्या है सर? हाँ, आपकी एज क्या है? आपकी एज है मोर देन 80। मोर देन 80, ठीक है। हाँ। डॉक्टर अनिल, देखिए, ऐसा है कि जो हम नोटिस करते हैं, अगर अपनी पल्स हम फील करें, ओके सर। तो जब हम पल्स फील करें और हमें लगता है कि पल्स मिस हो रही है, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कारण होता है कि हमारी अगर हार्ट रेट इरेगुलर है, तो वो इरेगुलरिटी में हमें लगता है कि वो मिस हो रही है। कोई प्रीमेच्योर बीट अगर आ जाए, तो उसमें नॉर्मली एक कॉम्पनसेटरी पॉज होता है, और उस कॉम्पनसेटरी पॉज को भी हम मरीज नोटिस करते हैं कि हमारी हार्ट रेट मिस हो रही है। एक तो ये, इसके लिए हम एक ईसीजी कराएं तो हमें पता चलेगा कि क्या ये हार्ट की कोई अंदरूनी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बिजली का अपना सर्किट होता है, उसमें यदि कोई ब्लॉकेज हो, तो ना कि धमनियों में, पर अपनी जो बिजली का सर्किट है उसमें भी ब्लॉकेज हो, कंडक्शन सिस्टम में गड़बड़ हो जाए, तो भी हार्ट रेट मिस हो सकती है। उसको हम कंडक्शन सिस्टम डिजीज़ कहते हैं, या हम समझे कि एक हल्का रेट या ब्रैडी रिदम हो रहा है। और अगर किसी का जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, जिसका हार्ट रेट इरेगुलर है, और जैसे आपने बताया आपकी उम्र 80 साल से अधिक है, तो कई लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, उनको भी ये महसूस होता है कि अरे मेरी तो हार्ट अब मिस हो रही है। और किसी को अगर प्रीमेच्योर बीट हो रहा है, चाहे वो वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट हो या सुप्रा वेंट्रिकुलर, तो जो कॉम्पनसेटरी पॉज आता है उसके बाद,
क्योंकि अपने हार्ट को भी तो इलेक्ट्रिकली रिकवर होना होता है, उसको भी लोग महसूस करते हैं कि हार्ट मिस हो रही है। तो इसमें आपको बहुत सरल चीज़ करनी है, आपको एक ईसीजी कराना है और अपने डॉक्टर से मिलाप करना है। वो उसको देखकर समझेगा कि क्या आपको कोई इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी है। अगर नहीं है तो आपकी उम्र में थोड़ा वो आपको स्ट्रेस दे के या परिश्रम करा के, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट या कोई स्ट्रेस को करके देखेगा कि कोई और लक्षण तो नहीं है किसी तरह से हृदय रोग के। तो ये एक आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल। हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, एनबी माथुर जी हैं गुरुग्राम से। बहुत स्वागत है आपका माथुर साहब। अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर मनोज आपके सवाल का जवाब देंगे। मेरी उम्र 75 ईयर्स की है और मेरा 11 साल पहले एक स्टंट डरा था हाथ में जी। 11 साल पहले जी। तो बाकी मेरे को वैसे तो कोई तकलीफ नहीं है, पर थोड़ा चलने में जैसे सांस फूलता है थोड़ा सा, वो मेरे को है ना COPD है। तो क्या ये हार्ट से तो कोई रिलेटेड नहीं है? हेलो। हाँ माथुर साहब, मैंने आपका प्रश्न सुना। आपने 7 साल पहले आपको स्टेंट लगा था, आपको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, सांस की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक मिक्स सा सिम्टम्स आता है, सांस COPD से भी फूल सकता है, स्टेंट में ब्लॉकेज आएगा तब भी फूल सकता है। आप एक इकोकार्डियोग्राफी करा लें, उसमें आपका इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फंक्शन कितना है वो दिख जाएगा। अगर वो नॉर्मल है तो हो सकता है COPD की वजह से आपको सांस फूल रहा हो। दूसरा चीज़ है कि 7 साल हो गए हैं, आप अगर दवाई रेगुलर खा रहे हैं, ब्लड थिनर्स और एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन, फिर भी हमको लगता है कि एक बार आप स्ट्रेस इको करा के देख लें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर उस टेरिटरी में, जिस नस में आपके स्टेंट लगा था, उस इलाके में जो उसकी जो मांसपेशियों को जो सप्लाई है, अगर वो ठीक है और स्ट्रेस इको निगेटिव आता है तो आप इसको मान सकते हैं कि ये सांस फूलना आपका COPD की वजह से हो रहा है। चलिए, सभी डॉक्टर्स हमारे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आपने तमाम दर्शकों के जो सवाल थे उनका निदान किया है। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि आपका दिल और आप दोनों ही फिट रहें और आपका जो काम है वो हिट रहे, आपकी फैमिली सुपर हिट रहे, इसीलिए हम हेल्दी इंडिया लेकर के आते हैं। कल हमने बात जोड़ों के दर्द की करी थी, आज हम बात दिल की कर रहे थे। इसी तरीके से अगले सैटरडे जब हम आपके साथ में मिलेंगे तो किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है हेल्दी इंडिया के जरिए इंडिया को स्वस्थ रखना, आपको स्वस्थ रखना, आपके परिवार का ख्याल रखना। हमें दीजिए आज के लिए अनुमति। नमस्कार।